ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसको ज्वाइन करने के कुछ टिकेट्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखें। जब भी आप क्लास को ज्वाइन करें तो अपना कैमरा और माइक ऑफ रखें, और ये यहाँ पे जो सेशन है ये ओपन रहेगा। आप अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरीज को जो है क्लास के आखिर में पूछ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है बेसिकली ये जो वेबिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका जो है राजनीतिक दर्शन, अपने राजनीतिक दर्शन में, अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में वो किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो उनके थेरीज और आइडियाज़ हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं। और ऐसा नहीं है कि मार्क्स कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। हमें मार्क्स को इस तरीके से पढ़ना है, हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके से होनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। और इसीलिए मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाया है चीज़ों को कवर करने के लिए। आप देखें यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है, या फिर टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन जो है, और पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन है, उसमें अगर पॉलिटिकल फिलोसफर की बात करें तो प्लेटो और अरिस्टोटल और कार्ल मार्क्स, ये तीन ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जिनकी पॉलिटिकल फिलोसफी से, उनके राजनीतिक दर्शन से जो है एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन एटलीस्ट होगा, मतलब एक क्वेश्चन प्लेटो से, एक क्वेश्चन अरिस्टोटल से, और एक क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से। और अगर मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो मार्क्सवादी चिंतन की अगर बात करें, जो सिलेबस में और भी जो मार्क्सवादी विचारक हैं जैसे एंटोनियो ग्राम्स्की हैं, लेनिन हैं, माओ हैं, लुइस अल्थ्यूजर हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, अगर उनकी बात करें और उनको हम शामिल करें तो एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और कभी कभी 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मार्क्सवादी जो चिंतन है, जो परंपरा है, पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, उससे क्वेश्चन होते हैं। और आप देखें जितने भी थिंकर्स हैं, चाहे वो माओ हो, लेनिन हो, एंटोनियो ग्राम्स्की हो, ये सारे जो थिंकर्स हैं ये मार्क्स के आइडियाज़ को बेस बना करके, उसको ग्राउंड बना करके अपने आइडियाज़ को, अपनी थेरीज को की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटोनियो ग्राम्स्की का एग्जांपल ले लें हम, तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने जो है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में, जो मार्क्सिस्ट जो है मार्क्सवादी जो चिंतन है, राजनीतिक चिंतन, उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने मार्क्स के आइडियाज़ को जो है ये बताने की कोशिश की है कि बदलती परिस्थितियों में जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, उनमें क्यों जो है ये जो रिवॉल्यूशन है क्यों नहीं हो रही है, मतलब क्यों ये जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक नहीं हो रहा है, क्यों सिकुड़ नहीं रहा है। तो उसके लिए फिर वो अपना जो हेजीमनी का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्राधान्य का कॉन्सेप्ट है, उसको प्रपोज करते हैं। और फिर आप देखें उन्होंने जो है जो दो तरह के उन्होंने वार की बात की है, एक वार ऑफ मैन्यूअर की बात की है उन्होंने। और आप इसके अलावा और भी देखें जो थिंकर्स हैं, जैसे कि लेनिन की बात करें या माओ की बात करें, तो उन्होंने इसी मार्क्स के चिंतन को जो है आधार बना के अपनी थेरीज को प्रपोज किया है। और आप देखें जो एंटोनियो ग्राम्स्की की भी मैंने बात की, जो वार ऑफ पोजीशन है और वार ऑफ मैनुअल, दो तरह के वार की बात करते हैं, वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ मैनुअल। तो इसमें वो बताते हैं कि कैसे जो है एक रिवॉल्यूशन को आप कैसे सक्सेसफुल बनाना है। और ये चूंकि ये जो पूंजीवादी जो समाज है, इसने पूंजीवादी मूल्यों को जो है लोगों के मन में बैठा दिया है, तो इस वजह से जो है लोग जो है क्रांति के लिए नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो सोच रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर है ना हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए लाभप्रद है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप बात करें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे आई थिंक कुछ नोट्स हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको जो है अगर उनके सामने जो है कंटेंट अगर इंग्लिश में रख दिया जाए तो उनको एक अलग सी प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ पे हमारे सामने क्या रख दिया गया है। और एक चीज़ ये भी देखें, नेट के एग्जामिनेशन में, और बेसिकली आप आगे चल के रिसर्च करेंगे अगर नेट के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर सपोज कि आप टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बहुत अलग अलग तरह के लोगों से जो है सामना होने वाला है। शिव वशिष्ठ जी आई थिंक जो है, जो दिल्ली एसएसबी डीएसएसबी का जो ग्रुप है उसमें आप एडमिन हैं, तो नहीं होगा तो जो क्लास की लिंक है आप उसमें शेयर कर सकती हैं। कुछ लोग थे उन्होंने जो है पर्सनली मुझे मैसेज किया था, तो क्लास को ज्वाइन करना चाहते थे, तो आप जो है क्लास को फॉरवर्ड, लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिनको ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे।
तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है कार्ल मार्क्स के ये जो नोट्स हैं, हमने नोट्स को तो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है कंपाइल कर रखा है यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन को भी देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो है किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो नोट्स हैं वो किस तरीके से जो है उस कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगर कार्ल मार्क्स की लाइफ की बात करें कि उनके लाइफ में कौन-कौन से ऐसे मतलब एक्टिविटीज़ थी या जो कह सकते हैं जो इवेंट्स थे जो जो उन्होंने उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को, उनके राजनीतिक दर्शन को इन्फ्लुएंस किया। तो आप देखें काफ़ी हद तक जो है जो हीगल की जो आइडियाज़ हैं, जो डायलेक्टिकल उनका आइडियलिज़्म जो है, जो कह सकते हैं द्वंदात्मक आदर्शवाद का जो कॉन्सेप्ट है, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं हीगल। और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है आप देख सकते हैं हीगल हैं, फायरबाख हैं, फिर ये फ्रेंच पॉलिटिकल ट्रेडिशन है और इंग्लिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। ये सारी चीज़ों ने जो है उनके आइडियाज़ को, उनके विचारों को एक शेप दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं और जब मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था, उसका विश्लेषण कर रहा था 2004 से 2023 के पेपर का, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मार्क्स ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ जो मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो कॉन्सेप्ट हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो उनकी पर्सनल लाइफ़ है, देखिए जो भी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफर होता है, जो उसके व्यूज़ होते हैं, वो ऐसे ही नहीं फॉर्मुलेट होते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। उस देश की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो वहाँ का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, वो शेप करता है उसको, उस पॉलिटिकल थिंकर को जो है इंस्पायर करता है कि आप इस तरह के आइडियाज़ को प्रपोज करें। और प्रोफेसर गैटल हैं, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि आप जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर को देखें, चाहे वो प्लेटो हो, अरिस्टोटल हो, मार्क्स हो, हीगल हो, इवन जो जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं जैसे कि जॉन रॉल्स की बात कर लें, तो ये जो सारी जो थिंकर्स हैं, इनके चिंतन का एक ही जो है उद्देश्य होता है, वो ये कि कैसे वहाँ की जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसको बेहतर बनाया जा सके, जो उसमें कमियां हैं उनको जो है दूर किया जा सके। लोगों को एक ऐसा समाज, एक ऐसा जीवन दिया जा सके जिसमें उनके पूरी लाइफ का जो है मतलब जितने भी डायमेंशन हैं उनके ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, उनका एक होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट हो सके। मतलब उनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर कल्चरल हर तरीके से जो है उनका डेवलपमेंट हो सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी एक विशेष जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस समय की, जिस समय में वो पॉलिटिकल थिंकर एग्जिस्ट करता है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसकी जो है जो अच्छाइयाँ हैं उसको बताने के लिए जो है कि वो अपने आइडियाज़ को प्रपोज कर रहा है। तो या तो वो उसको डिफेंड कर रहा होता है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को डिफेंड कर रहा होता है, या उसमें जो कमियाँ होती हैं उसको जो है वो सुधार करने के लिए अपने-अपने जो है एक नया विकल्प, एक नए अल्टरनेटिव आइडियाज़ वो प्रेज़ेंट करता है। और एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, एग्ज़ामिनेशन में अल्टीमेटली आपको क्या करना है? जब भी आप किसी भी थिंकर को आप पढ़ते हैं, अल्टीमेटली आपको क्या करना है? एग्ज़ाम में जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। तो जब भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करें, तो आप डायरेक्ट जो है किसी भी आंसर को सर्च मत करें। डायरेक्ट किसी आंसर को सर्च मत करें, बल्कि जो एलिमिनेशन मेथड है, जिससे आप किसी भी विकल्प को जो है छँटनी करते हैं, उसको छाँटते हैं, ठीक है ना? जिससे आप छँटनी करते हैं, ये मेथड आप इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो मिल जाएगा। और अगर बात करें क्वेश्चन की, तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, और ये जो क्वेश्चन सिंपल है वो सबके लिए सिंपल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके लिए सिंपल है, हर किसी के लिए सिंपल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, जिनको जिनको सॉल्व करने के लिए आपको सब्जेक्ट की तभी थोड़ी ठीक-ठाक नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ होते हैं। मतलब जो उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, वो हाई होता है, वो डिफ़िकल्ट होते हैं अपने आप में। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है वो सबके लिए सिंपल हैं, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो सबके लिए डिफ़िकल्ट हैं। जिस वक़्त एग्ज़ामिनेशन में आप सिंपल क्वेश्चन को हड़बड़ी में
या बिना क्वेश्चन को ठीक से पढ़े आप अगर गलत करके आते हैं तो आप उसी वक्त एग्ज़ाम से जो है आप बाहर हो जाते हैं, उसी वक्त आप जो है फेल हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको सबसे पहले ये करना है कि जो ईज़ी क्वेश्चन हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और आप देखें यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन में और जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आप देखें आपको क्या है कि फिर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप आपने जो आंसर चूज़ किया है उसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसमें वो जो ओएमआर शीट वाला जो उसमें से सिस्टम था कि आपने एक बार फिल कर दिया तो फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये एक बेहतर है, मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन एटलीस्ट आपके जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। उनको आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एटलीस्ट जो आपके सिंपल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। और आप देखें यहाँ पे ओवरऑल देखें 2005 2000 देखिए जैसे कि आमतौर पे जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है वो साल में 2 बार होता है। तो मैंने हर एक सेट को जो है मैंने इंक्लूड किया है। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 11 मिनट हो चुके हैं इस क्लास को स्टार्ट हुए। तो हमें अब सेशन को स्टार्ट करना चाहिए और हमें क्वेश्चन पे आना चाहिए। हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, एट द सेम टाइम हम जो है उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हम कोशिश करें कि विद इन 1 आवर ये सारे क्वेश्चन जो है हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि क्लास की जो लेंथ हो बहुत लंबी हो, लोगों को बहुत हेक्टिक लगे या बोरिंग लगे, मतलब चाहते कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन। जी देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि इसकी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 भी ऑप्शन आपको मालूम है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लोग लेकिन मिस्टेक कहाँ करते हैं, ये जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं ना, इसको मिलाने में जो है वो हड़बड़ी करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब अधिकतम लोगों का, मतलब जैसे कि वो अधिकतम सुख की वो बात करते हैं बेंथम अपनी उपयोगितावाद के दर्शन में, जो उनका यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बेंथम, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये बेंथम का कॉन्सेप्ट है। और आप देखें जो है ये जो फोर्स टू बी फ्री का जो ये कॉन्सेप्ट है, आपने जीन जैक्स रूसो को पढ़ा होगा, तो उनकी जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में पब्लिश हुई थी, उस बुक की जो ओपनिंग लाइन है उसमें लिखा गया कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन। इस बुक में इतना कंट्राडिक्शन है कि अंत में जब जीन जैक्स रूसो अपने जनरल विल का कॉन्सेप्ट प्रपोज करते हैं, जो समान इच्छा का सिद्धांत है जो उसके बारे में वो बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि व्यक्तियों को समान इच्छा के आदेश को मानने के लिए, उसके कमांड को मानने के लिए जो है फोर्स भी किया जा सकता है। तो एक कंट्राडिक्शन है, एक तरफ वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन जंजीरों में बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ वो खुद कहते हैं कि मनुष्य को जो है बाध्य किया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जीन जैक्स रूसो का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को, और इसमें 2 भी आपको मालूम है तो आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बेस और सुपर स्ट्रक्चर का तो आप जानते हैं जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स का है। हालांकि बेस और सुपर स्ट्रक्चर को जो है आप देखें जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं उनके फिलॉसफी में आप इस पे और इन डिटेल उन्होंने बात की है। मार्क्स ने बात की है बेस और स्ट्रक्चर की, लेकिन जो है एंटोनियो ग्राम्स्की ने इन डिटेल बात की है। और इसी तरह हम देखते हैं जो लिबर्टेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड है। और लिबर्टेरियनिज्म की अगर हम बात करें, जो नव उदारवाद, मतलब हिंदी में इसको स्वेच्छा तंत्रवाद भी कहते हैं लिबर्टेरियनिज्म को। तो इसमें कई थिंकर्स हैं, जैसे कि आपने रॉबर्ट नॉजिक का नाम सुना होगा, आपने हेयक का नाम सुना होगा, ये ऐसे थिंकर हैं। आपने मिल्टन फ्रीडमैन का नाम सुना होगा, ये ऐसे थिंकर हैं, नव उदारवादी विचारक हैं, न्यू लिबरल थिंकर हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें मिल्टन फ्रीडमैन का नाम दिया था, रॉबर्ट नॉजिक और हेयक का, तो उसको भी चूज करना था। तो यहाँ पे हम चीज़ों को इन डिटेल और इलेबोरेट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखें ए को जब आप 4 से मैच करेंगे तो इसमें आप देखें, सॉरी, ए को आप मैच करेंगे किससे, थर्ड से, तो थर्ड यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब बी भी है और सी भी है, ठीक है ना। बाकी तो ये 2 ऑप्शन बाहर हो गए, यहाँ पे बी और सी है। फिर उसके बाद आप देखिए कितना क्लोज
देखिए यहाँ पे जो टेस्ट है कितना क्लोज है, मतलब देखिए यहाँ पे भी थ्री थ्री और 3 और 5 जो है वो कॉमन है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको खोजने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो डी का पहला है, देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, डी का पहला यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कितना क्लोज है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत गहराई में जाके अटेम्प्ट करने की जरूरत है। और आपने हड़बड़ी की तो फौरन जो है इसमें, और आप देखिए जो ऑप्शन सी है, सी का फोर्थ आप देखिए इसमें है, किसमें है, ऑप्शन बी में है। तो यही आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो बी ऑप्शन है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी जो है पेशेंस के साथ, लोगों को लगता है कि हमने तो एग्जाम में सही करके आए हैं, हमने कोशिश सही की है, लेकिन क्वेश्चन को इतना सटी इतना गहराई में ले जाके, मतलब ऑप्शन को इतना, ये क्वेश्चन आपको देखने में इजी लगेगा, क्वेश्चन इजी है भी, लेकिन ऑप्शन को जो सेट किया गया है ना उसमें थोड़ी सी बारीकी है। और आप देखें ये क्वेश्चन हिंदी में भी वैसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। और यहाँ पे देखें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज विद इन द ट्रेडिशनल अप्रोच। आप अगर जितने भी पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के अप्रोचेज हैं तो उसमें देखें जो दार्शनिक अप्रोच है, फिलोसफिकल अप्रोच है, वो ओल्डेस्ट अप्रोच है। और ये जो सिस्टम थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है, इनको आप देखते हैं, इनका जो विकास है, इनका जो डेवलपमेंट है, या जो एक शुरुआत हुई है, जैसे कि आप देखें, आपने एल्मंड एंड पावेल का नाम सुना होगा, डेविड ईस्टन का नाम सुना होगा, तो ये थिंकर्स हैं। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू होती है, जो अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किए जाते हैं। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है अपने आप में ट्रेडिशनल अप्रोच है, पारंपरिक अप्रोच है। देखिए जैसे उदारवाद जो है, उदारवाद है और समाजवाद है, मार्क्सवाद है, ये सब ऐसे दर्शन हैं जिनको हम पारंपरिक उपागम या दृष्टिकोण कहते हैं। आमतौर पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे या फिर जो मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है उसमें आप देखें कि आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकें। अब देखें यहाँ पे आप देखें ये जो क्वेश्चन है कंट्राडिक्शन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है कि कंट्राडिक्शन इज द कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड, मतलब लोग इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने मतलब यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में भी उपलब्ध है। तो क्लास में जो लोग जुड़े हुए हैं इस क्लास में, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो अगर कहेंगे तो मतलब जिनको ज़रूरत है मैं उनको जो है पर्सनली मैं ये क्वेश्चन बैंक जो है सेंड कर दूंगा। एटलीस्ट ये जो पेपर है आप जब भी क्लास को अटेंड करें तो आपके पास में क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ और चूंकि ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग सेट के हैं। और आप देखिए कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखते हैं कि जो कंट्राडिक्शन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ज़रिए से जो है किसी भी कह सकते हैं एक फिनोमिनन का या एक कह सकते हैं कि सिद्धांत का या एक एक्टिविटी का जो है डेवलपमेंट होता है। जब मार्क्स जो है इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या करते हैं, जब वो कह सकते हैं कि इकोनॉमिस्टिक जो इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री की जब मार्क्स करते हैं, तो वो बताते हैं कि ये जितने भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल वो जैसे कि जो पूंजीवादी समाज है उसके बारे में जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जो समाज है अब इसमें इतना कंट्राडिक्शन है कि एक ही सिस्टम के अंदर दो अलग अलग तरीके के जो दो अलग अलग जो ग्रुप है एक साथ काम कर रहे हैं। जो एक तरफ जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स हैं वो एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरे जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बुर्जुआजी क्लास है वो काम कर रहा है। और इनके दोनों को जो हित है, इंटरेस्ट है, वो अलग अलग है, मतलब दोनों के हितों में एक टकराव है, कंट्राडिक्शन है। और इसी कंट्राडिक्शन के जरिए से ही जो है चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, सोसाइटीज़ में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, रिवॉल्यूशन भी इन्हीं की वजह से होती है। और वो कहते हैं कि अंततः जब जो है इसी कंट्राडिक्शन की वजह से ही जो है एक क्रांति होगी और इसके बाद में जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसको हटा करके जो है जो बुर्जुआ जो प्रोलिटेरिएट जो है, जो सर्वहारा वर्ग जो है, वो एक ऐसी
व्यवस्था को स्थापित करेगा, जहाँ पे सम वहाँ जहाँ पे जो है ना वर्ग होंगे और ना ही राज्य होगा। मतलब वो एक अपने आप में एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी। तो यहाँ पे जो है आप वैसे भी देख सकते हैं कि ऑप्शन बी, देखिए ये जो क्वेश्चन था ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हालाँकि अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिख रहा है कि कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, कि यहाँ पे देखिए वो बात करते हैं नौकरशाही के बारे में। और अगर हमारी जो कल की क्लास थी जिन्होंने जो अटेंड की थी, तो मैंने उस लेक्चर में ये बताया था कि जो नौकरशाही है, हाँ, उस पे तो मैक्स वेबर के जो व्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो फ्रेडरिक्स हैं, जो एफएम मार्क्स हैं, उनके व्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने जो है बात की है नौकरशाही पे। ब्यूरोक्रेसी पे और भी थिंकर्स हैं, जैसे गिटानो मोस्का है, रॉबर्ट मिशेल हैं। ये थिंकर्स जो हैं जो जो इलिट थ्योरी से बिलोंग करते हैं, जो अभिजात जो सिद्धांत है उससे जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी कुछ हद तक बात की है। और आम तौर पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैक्स वेबर और एफएम मार्क्स, रिक्स और कार्ल मार्क्स, देखिए ये मोस्टली एफएम मार्क्स जो है ये अलग थिंकर हैं और कार्ल मार्क्स अलग थिंकर हैं। दो अलग अलग विचारक हैं और दोनों ने नौकरशाही के बारे में बात की है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आमतौर पे आप या तो मैक्स वेबर को या फ्रेडरिक्स को जो है टिक करके चले आएंगे। और जो हमने नोट्स प्रिपेयर किया उसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। और कार्ल मार्क्स जो है नौकरशाही के बारे में कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक सर्किल है। ब्यूरोक्रेसी क्या है कि अपने आप में एक गोला है, एक सर्किल है। और एक सर्किल है, एक ऐसा चक्र है जिससे कोई बच नहीं सकता है। और आप देखें जितने भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, खासतौर पर इसकी ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, तो उसमें जो भी पदों का क्रम है वो एक हायरार्की बेस्ड है। मतलब एक स्टेजेस, उसमें अलग अलग स्टेज हैं, हायरार्की है, पद सोपान है, और उसी के ग्राउंड पे जो है पदों का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कार्य हैं, जो फंक्शन है, उसका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। और मार्क्स कहते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो हायरार्की है, वो किस बात की हायरार्की, ये हायरार्की ऑफ नॉलेज है। मतलब जिसको जिस व्यक्ति के अंदर जैसी मेरिट होती है, जिस तरह की क्षमता होती है, वो उसी तरह के पद पे जो है काबिज होता है, उसी तरह की पोस्ट उसको अचीव करता है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। आमतौर पे इस क्वेश्चन को आपको जो नॉर्मल बुक है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। इवन आप देखें, जो आमतौर पे आप ओपी गावा वगैरह की बुक पढ़ते हैं आप, या बी एल फाड़िया की पढ़ते हैं, उस तरह की किताबों में आपको नहीं मिलेगी इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ आप देखें, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिसंबर 2007 में पूछा गया था। इसमें आप देखें अलग अलग थिंकर्स हैं, और कुछ में तो जो है जैसे कि एंड ऑफ, यहाँ पे क्या कि ये जो लिस्ट वन है, लिस्ट आपको लिस्ट टू से उसको मैच करना है। और यहाँ पे आप देखें कि कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और उनको जो है कहा गया है आपसे कि आप इनको मैच करें, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें। तो आप देखें जैसे कि कार्ल मार्क्स हम जानते हैं कि एक वो रिवॉल्यूशनरी थिंकर हैं। वो रिवॉल्यूशन में बात के बारे में बात करते हैं, वो क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, और अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन के ज़रिए से ही वो सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी दार्शनिक अभी तक हुए हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ जो है विश्व को समझा है, चीज़ों को समझा है, लेकिन उनको बदलना कैसे है उस पर वो बात नहीं करते हैं। और इसी वजह से मार्क्स के पहले के जितने भी थिंकर्स हुए हैं, जो जिनके विचारों में हम देखते हैं कि समाजवादी दर्शन पाए जाते हैं, समाजवादी जो सोशलिस्ट जो एलिमेंट है वो पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस तरह से अपने आइडियाज़ को प्रपोज नहीं किया जिस तरह से मार्क्स ने। और देखें मार्क्स यहाँ पे जो है रिवॉल्यूशनरी सिस्टम, यानी जो है क्रांतिकारी जो व्यवस्था है, उससे बिलोंग करते हैं। और आप तो जानते ही हैं फुकुयामा को, फ्रांसिस फुकुयामा का उनका जो कॉन्सेप्ट है द एंड ऑफ हिस्ट्री। और आप देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकल फिलॉसफी और इंटरनेशनल रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको मिलाया गया है। जैसे कि आप दो इसमें देखें आप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांसिस फुकुयामा, और आप देखें मार्टिन कैपलान, जो सिस्टम थ्योरी है
उसमें मार्टिन कैपलान जो है वो सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं। हालांकि जो वेलस्ट्रीन है वो भी सिस्टम थ्योरी के बारे में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और हेडले बुल को तो आप जानते ही हैं, हेडले बुल के बारे में। वो इवोल्यूशनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और उनकी एक बहुत फेमस बुक है अनार्कियल सोसाइटी, आप नोट डाउन कर लें। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में और टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया है। अनार्कियल सोसाइटी बहुत फेमस बुक है और इसको कम से कम 3 से 4 बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस बुक के बारे में पूछा गया है। इसको हेडली बुल ने लिखा है, ठीक है ना, आप नोट डाउन कर लें। और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हेडली बुल की अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये इवोल्यूशनरी सिस्टम, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ए को हम किससे मैच करते हैं, ए को थर्ड से मैच, ए को हम किससे मैच करते हैं, यहाँ पे देखें डी, और यहाँ पे देखें जो है कार्ल मार्क्स को हम किससे मैच कर रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी सिस्टम से। इस तरह के जो विकल्प है ना, इसको बहुत आप अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो मोस्ट पूरी संभावना इस बात की है कि जो है आप मिस्टेक कर जाएंगे। और आप देखें एग्जाम, पहले तो ये था कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलते थे तो आप वहाँ पे आसानी से मैच कर सकते थे। अभी आपको क्या है कि आपको जो है नेट का जो एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन होता है, तो उस केस में आपको जो है बहुत एहतियात रखना है। तो हम डी को पहले से मैच करेंगे। देखिए डी को पहले से कहाँ से, देखिए डी को पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो एक इसके सही होने की संभावना है और इसके सही होने की संभावना है। फुकुयामा का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रांसिस फुकुयामा की अगर हम बात करें तो द एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में वो बात करते हैं फ्रांसिस फुकुयामा। यानी सी को हम किससे मैच करेंगे, सी को ऑप्शन सेकंड से मैच करेंगे। आप देखें सी ऑप्शन सेकंड कहाँ पे है, और आप देखें सी में ऑप्शन सेकंड यहाँ पे है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और भी तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। और आप देखिए ये सब जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिक्कत यहाँ नहीं है, इसको इसको जानने में दिक्कत नहीं, इसको मिलाने में दिक्कत है। अगर आपने जल्दबाजी की, और यहाँ पे जैसे क्या फॉर एग्जाम्पल जो सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क्स का है, फिलोसोफर किंग का जो आइडिया है वो किसका है, वो प्लेटो का है। जस्टिस अवेयरनेस जो है, जो जॉन रॉल्स की जो बुक है ए थियोरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में पब्लिश हुई थी, 1971 में, इसी में वो अपने न्याय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। और आप जानते हैं उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है, बेंथम से। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है और इसको मैं ये जो कोट है ना, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इस कोट में जो है कार्ल मार्क्स क्या कहना चाहते हैं। देखो रहे हैं कि द वर्ल्ड एट एवरी स्टेज, जो संसार है प्रत्येक अवस्था में, इस बोथ दोनों है, क्या है, प्रोडक्ट भी है और प्रोफेसी भी है। मतलब इसका वो कहना क्या चाहते हैं, जब कार्ल मार्क्स अपने जो है जब जब इतिहास की जब वो इतिहास की जो है आर्थिक व्याख्या करते हैं, क्या करते हैं, आर्थिक व्याख्या करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करते हैं वो, मतलब जो है अर्थ को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मान करके जो है जब इतिहास की वो व्याख्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, हर वो एक प्रत्येक स्टेज पे, एट एवरी स्टेज क्या है, प्रोडक्ट एंड प्रोफेसी है। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें आप देखिए, यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 चीज़ें हैं। तो वर्तमान में हम जो भी हैं, या वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो उन एक्टिविटीज़ का प्रोडक्ट है, जो चीज़ें अतीत में हुई, जो पास्ट में हुई जो चीज़ें। फॉर एग्जांपल आप देखें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जब 1947 में अगर हम बात करें, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो चूंकि यहाँ पे क्या है कि कम्युनल, यहाँ पे देखें कि कम्युनल राइट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ। और आप देखें पाकिस्तान 2 तरीके का बना, एक ईस्ट पाकिस्तान, अगर बात करें ईस्ट पाकिस्तान, और एक वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जो अतीत में जो घटनाएं हुई, पार्टीशन हुआ, इस वजह से पाकिस्तान बना। लेकिन हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो है, जब आप देखते हैं कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो भाषा थी,
वहाँ के जो लोग थे उनका धर्म उनका अलग था, उनकी संस्कृतियाँ अलग थी। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो प्रोफेसी की बात हो रही है, यहाँ पे जो भविष्य की बात हो रही है, ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश कैसे बना? इन्हीं एक्टिविटीज़ के ज़रिए से। जब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका रिकॉग्निशन नहीं किया गया, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, तो इस वजह से फिर क्या है कि एक नया देश बना। तो कहने का मतलब ये मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो पास्ट है, जो हमारा अतीत है, वो हमारे वर्तमान को, हमारे प्रेजेंट को क्या करता है? शेप देता है, उसको एक आकार देता है। और हमारा जो वर्तमान है, वो हमारे भविष्य को जो शेप देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राइट डायरेक्शन में काम करेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो हमारा प्रेजेंट है ना, पास्ट जो है वो किसको सेव करता है? प्रेजेंट को। और प्रेजेंट किसको सेव करता है? फ्यूचर को। वो यही बताना चाहते हैं इस कोट में, द वर्ड एट एवरी स्टेज इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोफेसी। तो आगे से अगर कोई पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, तो आप ये बता दीजिए कि इन शॉर्ट एक लाइन में मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि अतीत जो है वो वर्तमान को प्रभावित करता है, उसको शेप देता है। और जो वर्तमान है, जो वर्तमान में जो की गई एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, वो हमारे फ्यूचर को शेप देती हैं। और अपने आप में ये चीज़ें एप्लीकेबल होती ही हैं। आप रियल लाइफ में अगर देखें तो ये चीज़ें लागू होती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर क्लास की हम बात करें, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जून 2011 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्चुअली देखिए, मार्क्स के बाद में जो मार्क्स ने जो अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी में, अपने राजनीतिक दर्शन में जो भविष्यवाणियाँ की थी कि जो है मिडिल क्लास जो है समाप्त हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो गरीब लोग हैं वो बहुत गरीब हो जाएंगे, और जो अमीर है वो बहुत गरीब अमीर हो जाएंगे, और अंततः जो है रिवॉल्यूशन होगी, और फिर जो है साम्यवाद स्थापित, जो कम्युनिज्म है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं, इसके लिए एंटोनियो ग्राम्स्की एक अलग कॉन्सेप्ट वो लेकर के आते हैं, अपना हेजीमनी का कॉन्सेप्ट, कि कैसे जो है सोसाइटी को, जो है सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके अंदर पूंजीवादी मूल्यों को जैसे कैसे जो है इस बुर्जुआ जी जो क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसने कैसे भर दिया है पूंजीवादी मूल्यों को। और एक थिंकर हैं यहाँ पे, बर्नस्टीन, आपने सुना होगा बर्नस्टीन का नाम। और इनको जो है इवोल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी, इवोल्यूशन मतलब, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है विकासात्मक या विकासवादी, इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट कहा जाता है। मतलब ऐसे कि आमतौर पे जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि हम रिवॉल्यूशन के जरिए से सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे थिंकर हैं जो पीसफुल तरीके से जो है साम्यवाद को या समाजवाद को लाना चाहते हैं। अब कैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एज अगेंस्ट मार्क, जैसा कि मार्क्स के एज अगेंस्ट मार्क्स व्यूज दैट द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद है उसका जो विकास जब होगा, द मिडिल क्लास विल वैनिश, जो मध्य वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो ना बहुत अमीर है ना गरीब है, विल वैनिश, वो समाप्त हो जाएगा। द फर्स्ट थिंकर टू हैव गिवन द आइडिया दैट मिडिल क्लास विल नॉट विदर अवे, वो ऐसा कौन सा थिंकर जिसने कहा कि जो मध्यम वर्ग है वो समाप्त नहीं होगा? मार्क्स ने कहा था क्या कि ये जो मध्यम वर्ग है जब वो समाप्त हो जाएगा, जब शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वर्किंग क्लास का, तो जो ये जो मिडिल क्लास है वो भी गायब हो जाएगा। लेकिन कुछ थिंकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, उसका वो समाप्त नहीं होगा। एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलाइजेशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या कि मार्क्स ने जो भविष्यवाणियाँ की थी कि ये जो है जो पूंजीवादी व्यवस्था है समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद में जो है साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी। लेकिन आप देखें दुनिया के जितने भी देशों में जो साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई हैं, अल्टीमेटली उन्होंने भी जो है जो ओपन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मुक्त समाज या मुक्त व्यापार का जो कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने जो है अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने जो है लिबरल पॉलिसीज़ को, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लिया। और बर्नस्टीन एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि जो मध्यम वर्ग है ये जो है समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा।
और फिर आप देखें, ये तो एक तरह से इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्क्सिस्ट जो मार्क्सियन थ्योरी है ये क्लास स्ट्रगल में बिलीव करती है, जो रियलिस्ट थ्योरी है वो पावर में बिलीव करती है। ये तो इजी क्वेश्चन है। दिसंबर 2000 डिसीजन मेकिंग के बारे में, जैसे गेम थ्योरी, अब सॉरी एक मिनट, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्लास स्ट्रगल में को हमने मैच कर दिया, जो रियलिस्ट थ्योरी है उसको हमने पावर से अटैच कर दिया, जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी है और गेम थ्योरी है, ठीक है ना, इसको हम पे ऑफ, देखो गेम थ्योरी को हम किससे पे ऑफ से कनेक्ट कर देंगे और डिसीजन मेकिंग थ्योरी को जो है जो इन्वायरमेंट है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये इजी आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे भी देखें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एग्जाम का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि जून 2012 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था, बुक से क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बुक से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कॉमन होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो किसी थिंकर की कोई कोई पर्टिकुलर बुक है जो एग्जाम, जिसमें उसके जो राजनीतिक दर्शन है, जो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके बारे में उन्होंने बात की है, तो उसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, मतलब ठीक है ना, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये हो गया, उसमें चैप्टर्स कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो ट्रेंड है यूजीसी में, उसमें चैप्टर कितने हैं उसके बारे में पूछा जाता है। उसकी थीम क्या है, उसकी जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु, उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो वो बुक है उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, उसकी बात की जो रचना है उस पर क्या असर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि और एक चीज़ और भी मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो ये जो नोट है ना इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत लोग जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस नोट को स्किप कर जाते हैं। एक्चुअली जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना वो अलग ही होता है, और जो लोग जो नेट और जेआरएफ के लिए जो अटेम्प्ट करते हैं वो कैसे अटेम्प्ट कर जाते हैं, नेट क्यों उनका क्लियर हो जाता है या जेआरएफ क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की बारीकियां हैं, जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दों का खेल है, उसको वो समझते हैं। सबसे पहले उसका फोकस इसी पे कि कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्नल आइडियोलॉजी बुक है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है, इसी बुक में जो है कार्ल मार्क्स अपने जो जो उनका एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अलगाववाद का जो सिद्धांत है, इसके बारे में उन्होंने बात की है। अभी इस एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो साइंस ऑफ लॉजिक है इसको किसने लिखा है, हीगल ने लिखा है। और एक चीज और भी यहाँ चीज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि साइंस ऑफ लॉजिक और सिस्टम ऑफ लॉजिक, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइंस ऑफ लॉजिक को जो है किसने लिखा है, इसको हीगल ने लिखा है। और आप देखेंगे सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये जो बुक है, ये आई थिंक ये जो बुक है ये इसको जेएस मिल ने लिखा है। एक मिनट में देख लेते हैं। और मैंने देखे यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर किया, लिस्ट क्या, मैंने खुद से एक बुक लिखी हुई है, इसमें जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं मैंने उसको इंक्लूड किया है। जितने भी थिंकर्स हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, ऑलमोस्ट सारे थिंकर हैं, लगभग इसमें 55 थिंकर्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है इस बुक में। और आप देखें तो ये जो बारीकियां हैं एग्जाम की, इनको आपको समझना है कि सिस्टम ऑफ लॉजिक है, साइंस ऑफ लॉजिक है। और आप देखें मार्क्स ने एक बुक लिखी है, आप देखें एक बुक है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, एक है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो ये किताबों के जो नाम है, जो उनका टाइटल है, वो बहुत मिलता जुलता है। और ये जो शब्दों का खेल है, जो टर्मिनोलॉजीज को, जो शब्दावलियां इस्तेमाल की जा रही हैं, इसको जो आगे पीछे किया गया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक जो बुक है, इसको जेएस मिल ने लिखा है, जो 1843 में 1843 में पब्लिश हुई थी। तो साइंस ऑफ लॉजिक और सिस्टम ऑफ लॉजिक, इसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। और कार्ल मार्क्स की किताबों की अगर हम बात करें तो मार्क्स ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मतलब न्यूमरस बुक उन्होंने लिखी हैं। और उनकी फिलॉसफी में हर एक कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और किताबों की अगर बात करें तो हमने एक पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की है। और इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जिनको मार्क्स ने जो है कलेक्टिव, मार्क्स और उनके जो फ्रेंड है एंगल्स ने एक साथ लिखी है। कौन सी ऐसी किताबें हैं जो उनके एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं।
और वो कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसको सिर्फ मार्क्स डिफरेंट एंगल्स ने लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे तीन चीज़ें आप देखें कि कौन कौन सी ऐसी किताबें जिन्होंने जिसको सिर्फ एंगल्स ने लिखा है, कौन कौन सी किताबें ऐसी जो एलिनेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, कौन सी किताबें ऐसी हैं जिनको दोनों ने एक साथ लिखा है, मतलब को ऑथर हैं इसमें, इसको इसको लिखने में दोनों का योगदान है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। और अभी आप देखेंगे कि सिर्फ ये जो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है उसी से नहीं, बल्कि और भी जो किताबें हैं कार्ल मार्क्स की, जैसे कि आप देखिए थीसिस ऑन फायरबाख जो किताब है वो भी डील करती है। और इसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है, इसको भी पूछा गया है जून 2012 में। ये क्वेश्चन नंबर 5वां, मतलब एक ही देखिए सेट में जून 2012 का ये जो सेट है, इसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कार्ल मार्क्स से। और आप अभी आपको मैंने बताया कि जो हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, एंटोनियो ग्राम्स्की का है। और ये जो आप देखें कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, ये एक मिनट, ये हाँ मार्क्स का ही है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी, आप देखिए मार्क्स और लेनिन के विचारों में एक बारीक अंतर है, मैं इसको समझाता हूँ। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स ये कहते हैं कि जो रिवॉल्यूशन होगी वो किसके जरिए से होगी, ये जो सर्वहारा वर्ग है, ये जो सर्वहारा वर्ग है, ये जो प्रोलिटेरिएट है वो करेगा। और लेनिन का ये कहना है कि जो रिवॉल्यूशन है, जो क्रांति है, वो कोई आसान चीज़ नहीं है, इसको करने के लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो क्रांति को इम्प्लीमेंट, जो क्रांति जब लानी है उसमें जो भी स्टेप्स हैं उनको जो इम्प्लीमेंट करना है उसको लेकर के वो एक्सपर्ट हों, मतलब वो उनको मालूम हो कि किस स्टेज में हमें क्या काम करना है इन सारी चीज़ों को लेकर के। और इसीलिए जो है लेनिन जो है कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियाज़ को जो है प्रपोज करते हैं। और ये बहुकेंद्रितवाद का जो कॉन्सेप्ट है टोग्लाइटी ने दिया है। ये जो बुक है एंड्री हेवुड की जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके जो उन्होंने डिस्कस किया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन है, इनको देखिए, जून 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप देखें कार्ल मार्क्स के दर्शन में देखें और हीगल के दर्शन की अगर आप बात करें, ये दो ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने द्वंदात्मक पद्धति जो डायलेक्ट्रिकल मेथड है उसका इस्तेमाल किया है। मार्क्स ने भी किया है और हीगल ने, दोनों ने जो है डायलेक्ट्रिकल, एक मार्क्स ने और हीगल दोनों ने जो है डायलेक्टिकल जो मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, एक मिनट, तो हीगल भी बात करते हैं, मतलब हीगल की फिलॉसफी आप देखेंगे तो वहां भी आपको जो डायलेक्टिकल मेथड है, और मार्क्स को देखेंगे तो उनके भी चिंतन में आप देखेंगे जो द्वंदात्मक पद्धति है, दोनों यहाँ भी आपको मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा डायलेक्ट्रिकल मेथड। लेकिन क्या कि डायलेक्ट्रिकल जो है, जो जो द्वंद्व हो रहा है हीगल के आइडिया फिलॉसफी में, जो आइडियाज में हो रहा है, विचारों में द्वंद्व हो रहा है। और मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी देखेंगे तो यहाँ पे मैटर में जो पदार्थ है उसमें जो है द्वंद्व हो रहा है, उसके अंदर जो कंट्राडिक्शन है, वही कंट्राडिक्शन उसके इवोल्यूशन, उसी कंट्राडिक्शन के जरिए से जो इसमें इवोल्यूशन होता है। और आप देखेंगे उसमें 3 स्टेज हैं, एक वाद, प्रतिवाद और संवाद, मतलब थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इस तरह इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन है, तो पहले इसको आप यहाँ पे समझें। तो यहाँ पे पूछा गया कि मार्क्स डज नॉट बिलीव, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस नॉट को आपको फोकस करना है, और फोकस नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि जो इंसान की जो भौतिक कंडीशन होती है, मतलब जो उसका सोशल जो और इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है वो बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप रियल लाइफ में अगर देखें तो जो जो ट्राइबल एरियाज़ के जो बच्चे हैं या फिर ऐसी कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे एजुकेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा,
एजुकेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे गरीबी है, बेरोज़गारी है। तो चूँकि ये जो बच्चे हैं, ये जो जनरेशन है, ये अभाव में पल रही है, अभाव में पैदा हुई है, अभाव में पल बढ़ रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर जो है जो कह सकते हैं जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस है वो उस तरीके की नहीं होगी जो ऐसे बच्चों में पाई जाती है जो एक संपन्न परिवार में जो पैदा हुए हों, जहाँ पर हर एक तरह के जो संसाधन जो रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध हों। तो मार्क्स जो है जब बात करते हैं मनुष्य की चेतना के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं कि इंसान का जो सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेटस है, जो उसका सामाजिक अस्तित्व, जो सोशल एग्जिस्टेंस है, वो उसकी चेतना को डिसाइड करता है। मतलब जैसे कि आम तौर पे देखें, जैसे बड़े घरों में क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम इसको डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे। तो ये जो लोगों की चेतना है, ये क्यों चेतना है उनके अंदर इस तरह की कि हम इसको ऐसा कुछ बनाएँगे? क्योंकि जो उनकी जो बेसिक नीड है, जो रोटी, कपड़ा, मकान की जो ज़रूरतें हैं, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। मतलब उनका सामाजिक अस्तित्व बेहतर है। और एक वर्किंग क्लास में आप देखें जो लोग होते हैं, वो बस ये सोचते हैं कि कैसे हम जो है अपने बच्चों के लिए रोज़ी-रोटी मतलब उनके लिए कैसे फूड फूड और मेडिसिन का इंतज़ाम कर दें, वही बहुत ज़्यादा है। तो जब कार्ल मार्क्स के आप आइडियाज़ को आप बात बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि जो किसी इसका ठीक रिवर्स वो बात करते हैं कि जो मनुष्य का जो सामाजिक अस्तित्व है, जो उसका सोशल एग्जिस्टेंस है, सामाजिक अस्तित्व, वो उसकी चेतना का निर्धारण करता है, ना कि उसकी जो चेतना है उसके सामाजिक अस्तित्व का। ठीक है? ये कंट्राडिक्शन है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो मैटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो आइडिया को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आइडियाज़ आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरप्ले ऑफ मटेरियल्स मतलब जब जब पदार्थों में अंतःक्रिया होती हैं, तो उसी के ज़रिए से जो है क्या होता है कि नए-नए विचार डेवलप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें आइंस्टीन को देखें, सेब को उसने गिरते हुए देखा, उसके बाद उसने अपनी थ्योरीज़ को प्रपोज़ किया। और आप देखें अभी हमने जो है बेस और स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। तो जैसा बेस होता है किसी भी सोसाइटी का, मतलब सपोज़ कि उस सोसाइटी का जो बेस है वो समाजवादी है या पूँजीवादी है या साम्यवादी है, तो जैसा उसका बेस होगा, उसी तरह से वहाँ की सोसाइटी होगी। और मैटर इज़ एक्टिव एंड डायनामिक। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो हमारे आस-पास में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, ये क्यों होती हैं कि मतलब देखिए जितनी भी आप देखें संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, वो मैटर इन मोशन है। क्या है? मैटर इन मोशन मतलब वो पदार्थ है जो एक अपने लक्ष्य की ओर जो है वो अग्रसर है, वो गति कर रहा है। आप देखें जो ह्यूमन बॉडी है अपने आप में ये भी एक मैटर है, ये कुछ तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और इसका एक पर्टिकुलर पर्पज़ है, उसी पर्पज़ को जो है फुलफ़िल करने के लिए वो जो है एक्टिव है। जो उसकी एक्टिविटीज़ है, जो गतिविधियाँ वो इसीलिए हो रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कार्ल मार्क्स जो है सामाजिक अस्तित्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और आप देखिए हालाँकि ये जो क्वेश्चन है मैंने इंक्लूड किया है, आप ये जो बुक है किसकी? जेसी जौहरी की बुक है। जेसी जौहरी। इनकी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो बुक है, सीपी यानी कि तुलनात्मक राजनीति की जो बुक है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आप देखें ये जो थ्योरी है किसकी? डेविड ईस्टन और उसके बाद जो है गैब्रियल आलमंड जो हैं, उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो उनका अप्रोच है, तो उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक थिंकर का नाम आता है डब्ल्यू.जी. रुंसीमैन और इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 2-3 बार पूछा गया है और टीजीटी, पीजीटी एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो फंक्शनलिज्म है, सिर्फ ये कौन सा फंक्शनलिज्म? ये यहाँ पे बात हो रही है जो गैब्रियल आलमंड है, उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, इसी सिद्धांत को, ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है, उसी को एक विकल्प के तौर पे, एक अल्टरनेटिव अप्रोच के तौर पे, एक वैकल्पिक उपागम के तौर पे जो है, इसके मार्क्सिज्म के मतलब ये जो मार्क्सवाद है, इसके एक अल्टरनेटिव के तौर पे जो है इन्होंने पेश किया है किसको? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिज्म को। जो संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक उपागम है गैब्रिएला ऑलमैंड का,
उसको वो कहते हैं कि एक विकल्प है किसका, मार्क्सवाद का। ठीक है, तो इस चीज़ों को नोट कर लें। अब क्योंकि देखिए, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन को इसलिए आपके सामने रखा है कि आप देखें मार्क्सिज्म बहुत कुछ है। जो मार्क्सवाद है अपने आप में बहुत कुछ है। मार्क्स अपने आप में एक थियरी भी है, एक थॉट भी है, एक आइडियोलॉजी भी है, बहुत कुछ है। कॉन्सेप्ट है, थियरी है, सब कुछ है, फिलॉसफी है, सब कुछ है इसमें। मार्क्स के चिंतन में आपको देखिए, आपको विचारधारा भी मिलेगी, आपको सिद्धांत भी मिलेंगे, आपको दर्शन भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। अपने आप में ये बहुत कंप्रिहेंसिव टॉपिक है। और इसमें जो भी और थिंकर्स, अगर लेनिन माओ को मिला करके देख लें, लेनिन को, माओ को, एंटोनियो ग्राम्स्की को, फिर जो नौ मार्क्सवादी विचारक, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हर्बर्ट मार्क्यूज का आपने नाम सुना होगा, लुइस अल्थ्यूजर का आपने नाम सुना होगा, तो ये सब थिंकर्स हैं, ये भी नौ मार्क्सवादी विचारक हैं। और इन सबको अगर मिला करके हम देखें, थ्योरी और थॉट में मिला करके, तो हर साल एग्जामिनेशन में जो है 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे हर एक क्वेश्चन पेपर में। और मेरी एक कोशिश है कि जो मार्क्सिज्म या मार्क्स की वो जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उनको आपके सामने रखूं। और आप देखें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो चेंज होता आपको दिखेगा। जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी हमने मार्क्स के बारे में डिस्कस किया है, तो मैंने बताया आपको कि मार्क्स जो है कि मार्क्स क्या है, क्रांतिकारी विचारक है। मतलब मार्क्स ही वॉज ए रिवॉल्यूशनरी, एक क्या है कि वो अपने आप एक क्रांतिकारी विचारक हैं। ठीक है, तो वो क्रांति के जरिए से सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं। और देखिए अगला जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि मार्क्स वाज नॉट कंसर्न, मतलब मार्क्स चिंतित नहीं था या अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री। ऐसा क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मार्क्स जो है इतिहास की जो है, जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है उसकी आर्थिक व्याख्या करते हैं, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करते हैं इतिहास की। और आप देखें उसमें वो 5 स्टेज बताते हैं। आप देखें जो आदिम साम्यवादी जो व्यवस्था है, जो प्राइमेटिव कम्युनिज्म का जो स्टेज है, फिर स्लेवरी है, फ्यूडलिज्म है, कैपिटलिज्म है, और अंत में वो कम्युनिज्म की बात करते हैं। तो वो 5 स्टेज हैं, वो उसको आर्थिक ग्राउंड पे, इकोनॉमिक ग्राउंड पे जो है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सही है और ये जो है करेक्ट है। एक चीज थोड़ा सा बारीकी समझिए इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये कि पहले आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, और इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके अंदर तार्किक शक्ति होनी चाहिए और प्लस सब्जेक्ट मैटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख, तो आपको क्या करना है, पहले ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहले आपको पढ़ने के बाद ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये जो अजर्सन है, ये जो कथन है, ये जो कथन है, क्या ये सही है कि नहीं, जो दर्शन है सही है कि नहीं है, और उसके पीछे जो ये जो रीजन दिया गया, जो कारण दिया गया है, क्या वो सही है कि नहीं है। पहले तो ये देखना कि ये दोनों बातें आपस में सही हैं कि नहीं सही हैं। फिर आपको ये देखना है कि इसमें इनके बीच में, मतलब ये देखना कि ये सही है, ये मतलब सर्टन और रीजन, मतलब हम 2 स्टेटमेंट भी इसको मान सकते हैं। तो ये देखना कि ये दोनों सही हैं कि नहीं सही हैं। पहले तो हमें ये चेक करना है। अगर इस दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट हो गया तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। लेकिन सपोज कि अगर दोनों सही हैं तो एक क्वेश्चन और आगे जाएगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके बीच में कोई इंटरकनेक्शन है कि नहीं, ये आपस में एक दूसरे से किसी तरह से रिलेटेड है कि नहीं। अगर हैं तो फिर आपको ये जो शुरू के 2 ऑप्शन है इसमें से आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर कनेक्शन है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि दोनों सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है, जो रीजन है वो इनकरेक्ट है, तो इस वजह से हम ऑप्शन सी को चूज कर रहे हैं। ठीक है, और आमतौर पर देखें मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक है, इस तरह के क्वेश्चन को जब वो अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें आप देखें किसी में कोई बी बता देगा, कोई सी बता देगा, कोई डी बता देगा। यहाँ पे लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन को जो बना लेते हैं, जिसको ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, वही जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट करते हैं। तो ये बारीकियां हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो जून 2013 में पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स ने क्या क्या कहा है कि जो कार्ल मार्क्स से जो पहले समाजवादी जो विचारक, जो सोशलिस्ट थिंकर हैं, उनको उन्होंने यूटोपियन सोशलिस्ट कहा है। जो काल्पनिक, मतलब क्या क्या उनको काल्पनिक समाजवादी कहा है
क्यों? क्योंकि ये पीसफुल चेंज में यकीन रखते हैं। जैसे कि आप देखें, मैंने तो पूरी एक लिस्ट बना के रखी हुई है और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि वो कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो यूटोपियन थिंकर है, यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरी एक लिस्ट है। कार्ल मार्क्स से पहले बहुत से ऐसे थिंकर हुए हैं जिन्होंने बात की है समाजवाद पे। उनके उनके दर्शन में आप देखेंगे, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उन उसमें आपको समाजवादी तत्व जो है, जो एलिमेंट है, सोशलिस्ट एलिमेंट है, वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो थिंकर हैं क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और ये पीसफुल एक्सजेशन, मतलब कहते हैं कि जो जो पूंजीपति है और जो वर्किंग क्लास है ये एक साथ मिलजुल करके रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थॉमस मूर को देखें, सेंट साइमन को देखें, चार्ल्स फ्यूर को देखो, लुइस ब्लैंक, प्रूदो। अप्रूदो का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, जो संपत्ति है वो चोरी है। विलियम गॉडविन और रॉबर्ट ओवेन ये ऐसे थिंकर हैं जो है जो पूंजीवादी व्यवस्था की जो कमियां हैं उसको जो है वो पहचानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक बताते हैं कि एक पीसफुल सजेशन देते हैं। ठीक है ना, वो एक पीसफुल विकल्प प्रदान करते हैं कि कैसे इसको जो है मतलब पीसफुल तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है और जो बुर्जुआजी क्लास है उनके हितों में इतना कंट्राडिक्शन है कि इसमें कंप्रोमाइज के जरिए से या फिर निगोशिएशन के जरिए से कोई बात नहीं बन सकती है। अल्टीमेटली जो है निगोशिएशन के जरिए से ही, सॉरी रिवॉल्यूशन के जरिए से ही चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अगर वर्किंग क्लास ये चाहता है कि जो उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसका शोषण ना हो, उसको क्रांति करनी पड़ेगी और साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को जो है अपनी जो है जो अपनी जो है जो उसकी जो कह सकते हैं जो उसकी योग्यता है, जो उसकी जो मतलब जो उसका काम, मतलब हर एक व्यक्ति को काम मिलेगा और जो उसकी आवश्यकताएं हैं मतलब उसको काम भी मिलेगा और उसकी जो आवश्यकताएं वो भी फुलफिल होंगी, दोनों चीज़ें। ठीक है ना, उसकी आवश्यकताओं को, उसको कार्य को, ये सब जो चीज़ें हैं आमतौर पे जो पूंजीवादी समाज में नहीं हो पाती हैं। आप देखते हैं कि पूंजीवादी समाज में जो संपत्ति और जो धन का वितरण है वो असमान होता है। और यहाँ पे क्या है कि हर एक व्यक्ति को जो है हर एक व्यक्ति से काम लिया जाएगा साम्यवादी व्यवस्था में, और हर एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं, जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। और यहाँ पे देखिए एक फेमस कोट है कार्ल मार्क्स का। वो कहते हैं कि जो फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ड, अभी तक जो दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या की है इन वेरियस वे, मतलब अलग अलग तरीकों से। द पॉइंट हाउ एवर टू चेंज, जबकि जो असल मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो इस बात का कि कैसे इसको बदला जाए। मतलब ये इसको इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो पूंजीवादी समाज है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसके बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसको इसमें परिवर्तन कैसे लाना है, यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्किंग क्लास का, इसको कैसे समाप्त करना है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से जो कार्ल मार्क्स हैं इन थिंकर्स को जो है यूटोपियन सोशलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। दे अटैक्ड कैपिटलिस्ट, मतलब इन्होंने कहाँ अटैक किया? ये जो जितने भी थिंकर हैं, सेंट साइमन फ्यूरियर ने, इन्होंने कहाँ अटैक किया? इन्होंने अटैक किया ही नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि पीसफुल तरीके से आप रहिए और उसका एक सॉल्यूशन निकालिए। तो इन्होंने अटैक नहीं किया। तो अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जो रीज़न है ये इनकरेक्ट हो गया और ये जो असर्शन है, जो कथन है, वो सही हो गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि ऑप्शन जो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है ना, यहाँ पे में ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट टाइप का है और इस तरह के स्टेटमेंट आपको आमतौर पे किसी किताबों में नहीं मिलेंगे। ये कह रहा है कि माई ओन एग्जिस्टेंस इज ए सोशल एक्टिविटी, जो मेरा अस्तित्व है वो अपने आप में क्या है कि एक सामाजिक गतिविधि। ये बहुत वैसे आप देखें, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि ऐसे कोट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, तो ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा जहाँ पे वो कहते हैं कि जो मेरा अस्तित्व है वो क्या है, अपने आप में एक सोशल एक्टिविटी है। एंड माइंड आर सोशल इन देयर कॉन्टेक्स्ट, मतलब इन शॉर्ट आप देखिए ये जो इसमें जो ये मेन जो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक है। ठीक है ना, माई ओन एग्जिस्टेंस इज सोशल एक्टिविटी, ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप देखें अभी तो ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंज, और मैंने अभी आपको बताया कि आप देखेंगे कार्ल मार्क्स की बुक से उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर असेंडिंग कहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की बात करें
इसको ऑर्गेनाइज करने, मतलब इसको कालक्रम के अनुसार, जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है उसके अनुसार आपको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ें, बुक के जो नाम हैं वो बदलेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि और कुछ और किताबों के नाम दे दिए जाएं, सारी चीज़ें दे दी जाएं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको, आप देखें, हमने जो बुक का जो पोर्शन है इसको बहुत इन डिटेल डिस्कस किया है, और उसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं। जैसे कि आपने अभी ये जो स्टेटमेंट सुना कि जो दार्शनिक हैं उन्होंने सिर्फ विश्व की व्याख्या की, परिवर्तन कैसे लाना, उसको सुधार कैसे करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो कोट है, जो स्टेटमेंट है, किस बुक में है, तो थीसिस ऑन फायरबाख में है। और ये सारी किताबों को देखिए हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया है। और आप चाहें तो जो है, ये जो मेरी बुक है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, आप चाहें तो, मतलब वैसे भी इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो ये देखो ऑलमोस्ट 17 किताबें हैं। आप देखें कार्ल मार्क्स, और जो जिसमें आप देखें कार्ल मार्क्स की जो डॉक्टरल थीसिस थी, जो पीएचडी वाली थीसिस थी, उसका क्या टाइटल था। यहाँ से जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि टाइटल क्या था, द डिफरेंस बिटवीन क्राइटियन एंड इपिक्यूरियन फिलोसफी ऑफ नेचर। ये उनकी जो पीएचडी की थीसिस थी, इसका टाइटल था। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारी जो किताबें हैं उनकी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे भी मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप यहाँ से इसको, और ये चीज़ें आपको एक दिन में याद नहीं होंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो कुछ खास खास किताबें हैं कार्ल मार्क्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है कार्ल मार्क्स की, जो देखो किसी भी थिंकर की किताब को याद करने का तरीका ये कि जो उसकी मेन बुक है उसको, जैसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गई, और ये जो देखिए पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये 3 वॉल्यूम्स में जो इनकी बुक है दास कैपिटल, ये 3 किताबें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। किताबें तो और भी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी किताबों से, यहाँ पे जितनी आप 17 किताबें देख रही हैं, 17 की सभी 17 किताबों से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक 1848, 1844, और ये जो है आप देखें जो 10 वॉल्यूम के 3 वॉल्यूम्स हैं, 1867, 1885, 1894, 3 वॉल्यूम्स में जो बुक पब्लिश हुई है। तो तीन तीन को आप बेस बना लीजिए, बाकी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए कि इसको कहाँ सिचुएट करना है। जैसे कि आप देखें, आप अभी आपने देखा थीसिस ऑन फायरबाख से क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, तो इसको आप देखें। हाँ, और सारी क्वेश्चन, ऐसी कोई बुक नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और चीज़ों को मेमोराइज कर लें। क्वेश्चन वही रहेगा, बस क्या किताबों का नाम बदल दिया जाएगा। जब नाम बदलेंगे तो उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी बदल जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए ये भी कोट्स टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो उसमें आप मिलेगा। ओपी गावा की जो बुक है या बीएल फाड़िया की जो बुक है, उन तरह की किताबों में नहीं मिलेगा, आपको कोट्स पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो बुक है जॉर्ज सेबाइन की जो बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये तो काफ़ी अच्छी बुक है। और इस बुक से जो आप देखेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, आप देखें इस बुक से जो है हमेशा क्वेश्चन होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा इस बुक से होते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक को आप आगे के लिए रिसर्च में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद आरिफ खान, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो लेबर पावर है इक्वल्स द ब्रेन मसल एंड नर्व ऑफ लेबर। आप देखें यहाँ पे, अगर ऑलमोस्ट जो है हमारी क्लास 1 घंटे की हो गई है, और जो लेबर पावर है, जो श्रम शक्ति है, किसके बराबर होती है, ब्रेन मसल एंड नर्व ऑफ लेबर। मतलब जब भी किसी काम को जो है कोई वर्कर करता है, तो उसमें उसकी जितनी भी मतलब फिजिकल जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, इवन जो उसका माइंड है, ब्रेन है, मसल्स हैं, नर्व से इस्तेमाल होती हैं, तो उसको एक श्रम शक्ति के तौर पे जो है, लेबर पावर के तौर पे जो है डिफाइन करते हैं कार्ल मार्क्स। और आप देखें कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे, जब किसी भी प्रोडक्ट का की जो प्राइस है, जो वैल्यू है, जब वो तय की जाती है, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना जो है लेबर उसमें लगा है, कितना उसमें श्रम शामिल है। ये जो लेबर है, जो श्रम है, किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू को डिटरमाइन करता है।
तो जब ये लेबर के बारे में बात करते हैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है इस बात को कहते हैं। और किसी भी स्टेटमेंट को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, उसका संदर्भ क्या है, उसको आप जानें, तभी आप उस कोट को, उस स्टेटमेंट को आप समझ सकेंगे। बिना संदर्भ के आप नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और आप देखें यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक इसमें कहा जा रहा है कि जो डायलेक्टिकल मेथड है, जो द्वंदात्मक पद्धति, इज कन्फाइंड टू ऑपरेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट ओनली। ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स जब भविष्यवाणी करते हैं अपने, जब वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हैं, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करते हैं हिस्ट्री की, तो वो बताते हैं कि सिर्फ वो बताते हैं कि जो पिछले समाज थे, जो पिछली व्यवस्थाएं थी, जो उत्पादन की जो प्रणालियाँ थी, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था, वो कैसा था। और वो ये भी बताते हैं कि इन फ्यूचर कैसा होगा, कि मतलब जब वो बात करते हैं कि कम्युनिज्म कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और उसके बाद जो जो बुर्जुआजी क्लास है, जो बुर्जुआजी क्लास है, लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, और ये जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो क्रांति करेगा। तो वो भविष्य के बारे में ही बता रहे हैं, एक रोड मैप दे रहे हैं कि कैसे व्यवस्थाएं स्थापित होंगी। तो सिर्फ वो पास्ट के बारे में ही नहीं बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इसमें ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इस नोट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको नहीं ध्यान में रखेंगे और कहीं ऑप्शन आपको ए बी सी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरह का ऑप्शन अगर आपको मिल गया ना, तो पक्का आप गलती करके आएंगे। और अब एग्जाम में अब इस तरह के इतना सिंपल स्टेटमेंट नहीं आता है। हमेशा आप देखेंगे जो स्टेटमेंट है वो ए बी सी डी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप देखें, कुछ क्वेश्चन तो इसमें इजी हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप देखें जो है एफएम, सॉरी, ये जो एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, तो एक थिंकर हैं लुइस अल्थ्यूजर, वो दो तरीके के मार्क्स की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर दूँ, क्योंकि जो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, जो अलगाववाद का जो कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड है। मैं इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, इसमें कई क्वेश्चन जो एक साथ शामिल हैं वो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे कि आप देखें, ये जो यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स, मतलब अगर हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं कि युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स। कार्ल मार्क्स सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो फिलोसफर भी थे। मतलब वो फिलोसफर तो थे ही, वो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी थे। उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे पति भी थे, पोएट थे। अपनी जो वाइफ हैं जेनी, उनको वो अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। और शुरुआती दौर में जो मार्क्स का जो ओरिएंटेशन रहा है, उन्होंने जो पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो कमियां हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन का जो एलिमेंट है, जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो शुरुआती तौर पे जो कार्ल मार्क्स हैं वो मोरालिटी, मतलब नैतिकता के आधार पर, ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन ह्यूमेन हम कह सकते हैं, मतलब जो मानवीय आधार पर जो है पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं। तो शुरुआत में वो नैतिक आधार पर जो है, किस आधार पर, मोरालिटी के ग्राउंड पर, नैतिक आधार पर पूंजीवाद की जो आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जहाँ पे जो है बड़े बड़े कारखानों में लोग काम करते हैं, तो आप देखें वहाँ पे क्या कि कोई वर्कर है तो सुबह से वो आयरन ही कर रहा है, कोई वर्कर है जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जब शर्ट का प्रोडक्शन होता था, यहाँ पे एक दर्जी जो है सिर्फ एक शर्ट को बनाता था, वो सारे काम करता था, वो बटन भी लगाता था, वो उसको आयरन भी करता था, उसकी सिलाई भी करता था। लेकिन बड़े बड़े कारखानों में आप देखें, मैंने खुद तो दिल्ली में देखा है कि कोई एक वर्कर है तो सुबह से लेकर के वो 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ आयरन ही कर रहा है, कोई है वो बटन ही लगा रहा है, कोई है तो बस सिलाई ही कर रहा है, कोई है तो कटिंग ही कर रहा है। मतलब उसका इतना डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया गया, उस काम का इतना वर्गीकरण कर दिया गया है, और उसको इतना बोरिंग बना दिया गया है। जैसे कि जब इंसान कोई, सपोज कि आपके घर में कोई जब कोई कपड़ा सिलता है और वो सिल करके किसी को पहनने के लिए देता है,
तो उसको लगता है कि हाँ, हमने अपने रिलेटिव के लिए, अपने बहन के या भाई के लिए हमने कुछ कोई चीज़ बनाई है। जो पहनता है उसको भी अच्छा महसूस होता है, और जो सिलता है उसको भी अच्छा महसूस होता है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हुआ कि एलिनेशन आ गया। जब जब ये जो चीज़ें हैं, जो काम करने के जो स्टेप्स हैं, उसको उसका वर्गीकरण कर दिया गया, तो फिर क्या है कि उस प्रोडक्ट से लोगों का उतना लगाव नहीं कि हाँ, ये मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट है। पता नहीं मतलब जो शर्ट बनी है उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो कोई एक इंसान ये नहीं कह सकता कि उसको मैंने बनाया। तो आप देखेंगे जो मार्क्स के चिंतन में जो शुरुआती तौर पे आप देखेंगे, जो उनकी जो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट जो बुक है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, इसको हिंदी में पेरिस पांडुलिपि भी कहते हैं। आप यहाँ देखिए, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, और उसमें एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक तो है पीजीटी, एक शॉर्टकट है किताबों को नाम याद करने का। एक है होल जी कॉम, HOL होल, GI और COM। आप थोड़ा सा समझिए, ये जो कोड मैंने आपको दिया है, अगर इस कोड को आप मेमोराइज कर लेंगे तो कई क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लेंगे। कई इन द सेंस, मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा आप देखें। जैसे कि यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि जो मार्क्स का जो एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उस एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को, उस अलगाववाद के सिद्धांत को उन्होंने कौन कौन सी किताबों में डिस्कस किया। तो यहाँ पे एक कोड वर्ड है PGT, मतलब ये जो आपका पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है, जर्मन आइडियोलॉजी है, और थीसिस ऑन फायरबाग, इन 3 किताबों में जो है उन्होंने अपने एलिनेशन यानी अलगाववाद का जो उनका सिद्धांत है उसको डिस्कस किया है। और उसके बाद अगर हम देखें, ये जो होलजी कॉम का देखिए जो कॉन्सेप्ट है, HOLGICOM, ये जो 3 किताबें ऐसी हैं जिसको कार्ल मार्क्स ने जो है, और एंगल्स उनके जो फ्रेंड हैं, उन्होंने एक साथ लिखा है। और यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से कौन सी किताबें जुड़ी हुई हैं, और जो कलेक्टिव वर्क हैं जो साथ में लिखी गई हैं किताबें, वो कौन कौन सी हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा और समझें, यहाँ पे एक बारीकी और भी है। तो कार्ल मार्क्स के चिंतन में तो एक तो ये है कि जो जो आलोचना हो रही है पूंजीवाद की, एक नैतिक आधार पर हो रही है, एक मॉरल ग्राउंड पे हो रही है। और एक है कि बाद में जो कार्ल मार्क्स हैं वो फैक्ट एंड डेटा के साथ बताते हैं कि कैसे जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो पहले तो वो बताते थे कि मतलब ये नैतिक रूप से व्यवस्था सही नहीं है, फिर उसके लिए वो डाटा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो यंग मार्क्स है, ये वो नैतिकता के आधार पर पूंजीवाद की आलोचना करता है, और ये जो ओल्ड मार्क्स है, ये सिद्धांतों के ज़रिए से, ये क्लास स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्लास स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट है, या जो इतिहास की जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है, आर्थिक जो व्याख्या है, इसके ज़रिए से जो है पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स शुरुआती दौर में भी आलोचना कर रहे हैं पूंजीवाद की, और अपने लाइफ की स्टेज, आखिरी स्टेज में भी वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड अलग है। तो यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स का यही डिफ्रेंसिएशन है, जिसको लुइस अल्थ्यूजर ने किया था। उनकी एक बुक है, इसका नाम है फॉर मार्क्स। नोट कर लीजिए, इस बुक को पूछा गया एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, फॉर मार्क्स। इसमें इन्होंने जो है यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स, मतलब वो कहते हैं कि हमें मार्क्स के राजनीतिक चिंतन में, उनके दर्शन में जो है एक बदलाव, मतलब एक हमें वो शिफ्ट दिखता है। पहले वो नैतिक आधार पर आलोचना करते हैं, फिर वो जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर फैक्ट एंड डेटा के साथ वो जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें जनवरी 2017 का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कार्ल मार्क्स इज इंटरप्रेटेड बाय सम एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, मतलब जो वो कुछ जो थिंकर हैं कार्ल मार्क्स को आर्थिक नियतवादी, मतलब इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट मानते हैं, और जो कुछ जो थिंकर हैं उसको ह्यूमन सोशलिस्ट, मतलब मानव समाजवादी, मतलब
मानव समाजवादी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानवीय आधार पर जो है आलोचना की, किसकी? पूंजीवाद की। तो कार्ल मार्क्स की जो किताबें हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, उसमें काफ़ी वेरिएशन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो आर्थिक नियतवादी हैं, और बताते हैं कि जो जो मैटर है वही जो है डोमिनेट करता है, और अल्टीमेटली ये जो पूंजीवाद है ये कोलैप्स कर जाएगा। और कभी वो नैतिक आधार पर, मानवीय तत्वों के आधार पर जो है आलोचना करते हैं। तो ये वेरिएशन है। कुछ उनको मानवतावादी मानते हैं, कुछ उसको जो है आर्थिक नीतिवादी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो राइटिंग्स हैं, और देखिए द प्रॉब्लम स्टेम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है वो पैदा होती है, कहाँ से पैदा होती है? फ्रॉम द वाइड रेंज एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ हिज ओन राइटिंग। मतलब उनकी जो राइटिंग है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और उनका जो डायमेंशन है बहुत ही व्यापक है। वो कई तरीके से जो है टारगेट करते हैं पूंजीवाद को। तो इसी वजह से जो है, जो कुछ थिंकर्स हैं उनको कहते हैं कि ये मानवतावादी हैं, कुछ कहते हैं आर्थिक नीतिवादी हैं। अब देखिए, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, और दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन है, एक लिंक है दोनों के बीच में। मतलब अगर उनको आर्थिक नीतिवादी कहा जा रहा है या मानवतावादी कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि उनकी किताबें है ही ऐसी। जो जो यंग मार्क्स है, वो पेरिस स्क्रिप्ट में क्या कर रहा है? मानवतावाद को आधार बना करके जो है एलिनेशन को, अलगाव को जो है सिद्धांत बना करके, आधार बना करके इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ओल्ड में जो है एक्सप्लॉयटेशन को, क्लास स्ट्रगल को, और भी जो उनकी थियरीज हैं उसको ध्यान में रख करके वो जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, हमने एक साथ कई चीज़ें डिस्कस कर ली, कई क्वेश्चन हमने, जैसे देखिए एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे आप देखें, एक थिंकर हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ पे देखिए जून 2016 में, जुलाई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे एक दांते जर्मिनो है। इनका जर्मिनो का नाम पूरा नाम है दांते जर्मिनो। आप जब जो है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसमें एक थिंकर आते हैं दांते जर्मिनो। जर्मिनो को मतलब दांते जर्मिनो, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि ये जो मार्क्सवाद है, हाँ, ये अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। क्या है? ये अपने आप में एक विचारधारा है, ना कि कोई राजनीतिक, ना कि कोई पॉलिटिकल थ्योरी, ना कि कोई राजनीतिक सिद्धांत। मतलब कहते हैं कि मार्क्सवाद कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में मिलेंगे। और अभी लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जो तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ये देखिए बुक से क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन हम और अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद इस क्लास को हम फिनिश करेंगे। जैसे कि आप देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जो पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया, कार्ल मार्क्स ने डिस्कस किया है। और आप यहाँ पे देखें, ये जो रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट है, राज्य की जो है, जो सापेक्ष स्वायत्ता है, इस कॉन्सेप्ट को जो है कार्ल मार्क्स ने किसमें डिस्कस किया है? 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट, जिसको इन शॉर्ट बोनापार्टिज्म कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया है। फिलहाल आप इतना जाने कि जो राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने कहाँ डिस्कस किया है? इस बुक में। और आप देखें यहाँ पे, अगर ऑप्शन की बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखें कि ए को हम फोर्थ से मैच कर रहे हैं, ए को फोर्थ से मैच कर रहे हैं। कहाँ पे आ गया? ए को फोर्थ से हम मैच कर रहे हैं। और सी को किससे मैच करें? सी को पहले से, सी को पहले से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें, इस हिसाब से जो है, जो दास कैपिटल है, वैसे भी आप देखें दास कैपिटल ने नोट्स में यहाँ चीज़ों को मेंशन कर रखा है। अब चूंकि 1 घंटे की क्लास में सारी चीज़ों को बताना समझाना वो पॉसिबल नहीं है। हम तो बस आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बुक को हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, और आप देखें हर एक बात हमने वहाँ पे बताई है कि यहाँ से किस बुक से कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे जो 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट है, उस पर रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, वहाँ पे हमने आपको बताया है। और देखिए, जो देखिए दास कैपिटल है,
इसमें जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, उसको यहाँ पे जो है डिस्कस किया है कार्ल मार्क्स ने। तो इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे। और अगर बात करें जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में वो पूछे गए हैं, देखिए एक क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे वन डायमेंशन। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो एलिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में, तो ए का फोर्थ कहाँ हो गया, आप देखिए ए का फोर्थ कहाँ पे है। देखिए दो ऑप्शन आपके ऑलरेडी ये जो ए और बी बाहर हो गए, ए का फोर्थ आप देखें यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर आपको अब देखिए दो ऑप्शन आपको बचे, दोनों में से एक को आपको अटेम्प्ट करना है। और आपको भी मैंने हर्बर्ट मार्क्यूज के बारे में बताया कि जो है वो न्यो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं और उनकी बुक, ये बुक ही है वन डायमेंशनल मैन। इसमें जो है वो बताते हैं कि कैसे जो है जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसने जो है मानव की जो सोच को सीमित कर दिया है और इसी वजह से जो है पूंजीवादी समाजों में जो है क्रांतियां नहीं हो रही हैं। तो डी को हम किससे मैच करेंगे, वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी जो मनुष्य है वो हर्बर्ट मार्क्यूज को। आप देखें डी का पहला, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पे जून 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए, देखिए एलिमिनेशन का फिर से कॉन्सेप्ट आ गया। मार्क्स ने 4 तरीके के एलिमिनेशन की बात की है, जो प्रोडक्ट एलिमिनेशन, जो काम करने की जो प्रक्रिया है उससे एलिमिनेशन, अपनी प्रजाति से एलिमिनेशन, और अंततः जो है इंसान जो है प्रकृति से अलग हो जाता है। देखिए आमतौर पे पूंजी जो बड़े बड़े उद्योग कारखाने होते हैं वहाँ पर लोगों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में काम करेंगे। आप देखें जो माइंस वगैरह होती है, जो खान वगैरह होती है, लोग जो कोयले की खाने वगैरह होती है, लोग ज़मीन के अंदर जा करके जो है काम करते हैं। तो जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें जो है कंड्यूसिव नहीं होती, सहायक नहीं होती है, जिसमें जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इंसान का जो है इससे अलगाव होता है पूंजीवादी व्यवस्था से। और कार्ल मार्क्स ने 4 तरीके के अलगाव की बात की है, वो चारों यहाँ पे, और इसमें जो है ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। और फिर से देखिए बुक से क्वेश्चन आ गए हैं, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा 2020 में। तो ये जो ट्रेंड है बुक का जो है, बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना, मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, थोड़ा सा आप समझिए, इसमें बारीकी है। ये जो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है ना, इसको 1932 में पब्लिश किया था। मार्क्स ने इसको 1844 में लिखा तो था, लेकिन ये जो पांडुलिपि, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये गायब हो गई थी। और बाद में जो है इसको कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद 1932 यानी 1932 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे आप देखिए, वैसे तो 1844 आ रहा है, लेकिन आज जब ऑप्शन जो आंसर देखेंगे तो डी, मतलब ये डी सबसे नीचे आ रहा, क्यों? क्योंकि ये 1932 में पब्लिश हुई थी। देख रहे हैं ना, इसको लिखा अलग डेट में गया है और पब्लिश अलग डेट में हुई है, क्योंकि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये जो बुक थी, वो गायब हो गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, और ये चीज़ें आपको तभी आप समझ सकते हैं जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और ऐसे नोट्स को, ऐसी चीज़ों को पढ़ें जो सारी चीज़ों को एक साथ कवर करती हो। और जैसे कि देखें 2021 में क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए ये जो बुक है, इसको हालांकि मार्क्सवादी चिंतन से संबंधित है, लेकिन इसको मार्क्स ने नहीं, बल्कि जो उनके फ्रेंड हैं एंगल्स, उन्होंने लिखा था। तो ये मार्क्स से रिलेटेड नहीं है। कि जो अलगाववाद का सिद्धांत है या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, जो सर्वहारा वर्ग है, जो उसकी क्रांति है सर्वहारा वर्ग की। सोनू जी अपना माइक ऑफ रखिए आप। अचानक से माइक ऑन कर दे रहे हैं, क्लास में का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग माइक को ऑफ रखा करें ताकि जो है क्लास का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। तो इस तरीके से आप देखें, और मैंने आपको देखिए ये लिस्ट प्रोवाइड की है, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने, उनके जो एंगल्स हैं उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, जो बारीकियां हैं इस कॉन्सेप्ट की उसको आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप ऊपर से कितना भी आप पढ़ लेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे, एग्जाम में जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, आप इनकी बारीकियों को समझें। यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, हम इस कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझा रहे हैं। और आप देखिए एग्जाम में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है
कि जैसे पेपर 1 में भी यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी क्वेश्चन होते हैं कंप्रीहेंशन से, पेपर 2 में भी कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आने लगे हैं और 5 क्वेश्चन आप देखें कंप्रीहेंशन से होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए जून 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिन लोगों ने मुझसे पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ रखी है उनको मालूम है कि मैंने उनको पढ़ाया था। एक प्लेटो और हीगल, ये सॉरी अरिस्टोटल और हीगल, ये दो ऐसे विचारक हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट, लेट मी एक्टिवेट इट। हीगल और अरिस्टोटल, ये दो ऐसे थिंकर हैं जो जिनके चिंतन में हम देखते हैं, उनकी फिलॉसफी में हम देखते हैं कि ये जो जेंडर इक्वालिटी है, जो न्यायिक कह सकते हैं कि जो लिंग समानता है, उस पे बात नहीं की गई है, और उसको बात तो की गई है लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया गया है। ये हीगल और एरिस्टोटल जो है औरत को जो है सबऑर्डिनेट मानते हैं। क्या मानते हैं? सबऑर्डिनेट, उसको निम्न दर्जे का जो है सिटीजन मानते हैं। इवन तो एरिस्टोटल तो औरतों को उस कैटेगरी में नहीं रखते ही नहीं हैं। और हीगल और एरिस्टोटल, इनका ये मानना है कि औरत का काम जो है वो उसके किचन तक, उसके परिवार तक सीमित है। उसका काम जो है घर की चार दीवारियों के बीच में ही है। उसका काम जो है बच्चों का लालन पालन, रेयरिंग एंड केयरिंग उसका करना है और कुछ नहीं। तो मार्क्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मार्क्स से पहले वो कौन सा ऐसे विचारक थे, तो ये जो थिंकर्स हैं हीगल, और बाकी ये देखिए जो थिंकर है जेएस मिल हैं, प्लेटो हैं और मैरी वोल्सटोन, ये नारीवादी विचारक हैं, ये फेमिनिस्ट थिंकर हैं। और यहाँ पे आप देखें जून 2021 की हम बात करें, यहाँ पे देखिए कार्ल पॉपर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्ल पॉपर की एक बुक है जो 1944 में पब्लिश हुई थी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज इस बुक में जो है उन्होंने 3 लोगों को क्रिटिसाइज किया। 3 लोगों की, एक प्लेटो को, और हीगल को, और मार्क्स को। अब देखिए यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। मार्क्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे मैकियावली कर दिया, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। प्लेटो है और एरिस्टोटल है, तो प्लेटो को तो क्रिटिसाइज किया, एरिस्टोटल को तो ये भी बार हो गया। प्लेटो और मैकियावली ये भी बार हो गया, तो प्लेटो और हीगल को, हालांकि इसमें मार्क्स भी शामिल है। उसने जो है जो हिस्टोरिसिज्म है, जो इतिहासवाद का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इतिहासवाद में क्या है कि ये कहते हैं कि इतिहास जो है वो निश्चित नियमों को और प्रक्रियाओं को फॉलो करके जो है उसका विकास होता है, और उसके विकास में जो मनुष्य की जो भूमिका है बहुत ही नगण्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें ये जो प्लेटो हैं, हीगल हैं, मार्क्स हैं, इनके बारे में ये कहते हैं कौन, कार्ल पॉपर, कि ये जो थिंकर हैं तीनों, प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ये मुक्त समाज के दुश्मन हैं। तो जो मुक्त समाज है, जो ओपन सोसाइटी है, ठीक है ना, इसके ये दुश्मन हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग डब्ड मार्क्सिज्म एज ए टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन, मतलब मार्क्सवाद को क्या कर रहे हैं कि ये सर्वाधिकारवादी, कैसा है, सर्वाधिकारवादी दर्शन है। ठीक है ना, तो कौन कौन कहते हैं ये, इसको कहते हैं कार्ल पॉपर और हन्ना अरेंट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आपको पढ़ना है, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करना है। और आप देखें यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा कि जहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जो मार्क्स की जो नागरिकता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्क्स जो है किस देश के जो है नागरिक रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनकी जो व्यक्तिगत जो उनकी पर्सनल लाइफ है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके अलावा जो उनके दर्शन हैं, जो उनके अलग अलग थेरीज हैं, चाहे वो जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट हो, क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट हो, और उसके अलावा जो उनका जो है सोशलिज्म, कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उन सभी से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। और अगर इन क्वेश्चन को जो है आप बारीकी से अटेम्प्ट नहीं करेंगे
तो ये पॉसिबल है कि एग्ज़ाम हॉल में आप मिस्टेक करके आएँगे। आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल में बना करके आए हैं। लेकिन जब आंसर की आएगी तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारी साइड से मिस्टेक हुई है। हमें यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है ना, ये जो नेट का एग्ज़ामिनेशन है, आपको टाइम सफिशिएंट मिलता है यहाँ पे। आपको टाइम की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ामिनर आपसे क्या जानना चाहता है कि आपके अंदर जो एक्यूरेसी कितनी है। अभी क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सामने आंसर भी है, बस आपको उसमें से छाँटना है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे सटीक आंसर है, उसको आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। तो ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। देखिए इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है उनके व्यक्तिगत जीवन से, हालाँकि ये जो बातें हो रही हैं कि वो क्यों, इससे पूछा जा रहा है, कार्ल मार्क्स द फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म, जो कार्ल मार्क्स हैं, जो मार्क्सवाद के संस्थापक हैं, वो औपचारिक रूप से किस देश के नागरिक थे? जर्मनी के, फ्रांस के, यूके के? हालाँकि देखिए उस टाइम में जब मार्क्स थे तो जर्मनी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ठीक है? उस टाइम में जो है प्रशिया हुआ करता था। हेगल और मार्क्स के टाइम में जो है ये प्रशियन स्टेट हुआ करता था, प्रशिया हुआ करता था। और आप देखें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है उसके पब्लिकेशन के बाद से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में और आखिर में जो है हम देखते हैं जो है ब्रिटेन में कार्ल मार्क्स जो है निर्वासन में रहते हैं, एग्जाइल में रहते हैं वो, और अपने चिंतन को, अपनी राइटिंग्स को वो कंप्लीट करते हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी है वहाँ पे बैठ करके वो काम करते हैं एग्जाइल में, मतलब, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप किसी भी थिंकर को पढ़ें और उस थिंकर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक साथ अटेम्प्ट करें, ताकि आपको जो सब्जेक्ट मैटर की जो है एक समझ डेवलप हो सके। आप किताबों से ज़्यादा क्वेश्चन से सीखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो हमसे पूछ सकता है। हाँ, निधि, एनी क्वेश्चन?